हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एनपीसीआईएल का एडवांस पेपर हुआ था नेरोरा का, जो कि फीटर ट्रेड के हम यहाँ पे एडवांस टेस्ट पेपर के डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो एडवांस टेस्ट फीटर ट्रेड के स्टूडेंट दिए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन भेजे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली एग्जाम जैसे एनपीसीआईएल, तारापुर, काकरापार या कैगा के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये सभी आपको पता चलेगा कि एडवांस पेपर में यानी कि फीटर ट्रेड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं फीटर ट्रेड के क्लास को डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि फीटर ट्रेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो भी एग्जाम डेट कब का है तो एग्जाम 7/4/2023 को हुआ है, यानी कि अभी 7 अप्रैल को 2 दिन पहले हुआ है। आज 9 अप्रैल है, 7 अप्रैल को जो क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजा गया है। आगे आने वाले फ्यूचर में भी अगर आपका एग्जाम होगा तो आप भी ये नंबर नोट कर लीजिए और जरूर व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेजिएगा 9140822403 पे, ठीक है। तो अभी एनपीसीआईएल नरोरा में स्टिपेंडरी ट्रेनिंग फीटर का एग्जाम हुआ है, एडवांस एग्जाम स्टेज 2 का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी पे आपका सिलेक्शन था फीटर वालों के लिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। एग्जाम 7 तारीख को हुआ है। एनपीसीआईएल के अपकमिंग एग्जाम में आपकी हेल्प मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, फीटर फुल थ्योरी की कोर्स मैंने बिल्कुल फ्री में आप लोगों को लिंक करवा रहा हूं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी successcareer.co.in की, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन भेजा गया है, मैं यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में भेजा गया है और मैं उसको हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में सिर्फ बोलूंगा मैं। पहला क्वेश्चन जो भेजा गया है वो है इन वेल्डिंग इज स्पेटर इन वेल्डिंग इज स्पेटर इज ए टाइप ऑफ, यानी कि वेल्डिंग में जो स्पेटर होता है वो क्या है। देखिए यानी कि वेल्डिंग में पहला क्वेश्चन जो भेजा गया है, वेल्डिंग में स्पेटर स्पेटर क्या है, ये सभी मैं आप लोगों को करवाया हुआ हूं। अगर फिटर फुल थ्योरी आपने किया होगा ना मेरी क्लास को, तो आप करके क्वेश्चन आ पाएंगे। आप फुल थ्योरी कोर्स करिए, आपका चाहे अपकमिंग कोई भी एग्जाम होगा, जैसे रेलवे का भी अभी आने वाला है, टेक्नीशियन का आने वाला है, ठीक है, इसरो, डीआरडीओ, तो ये आप इससे क्लास से बाहर आप एक भी क्वेश्चन नहीं पाएंगे। तो देखिए मैं वेल्डिंग में डिफेक्ट आप लोगों को बताया था, स्पेटर एक प्रकार का क्या है, डिफेक्ट है। तो आंसर जो करेक्ट आंसर आप मारे होंगे डिफेक्ट है। ये क्या, कौन सा डिफेक्ट है, वेल्डिंग डिफेक्ट है। कौन सा, वेल्डिंग डिफेक्ट, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, टीपीआई कैन चेक, टीपीआई चेक कर सकता है, क्या चेक कर सकता है, चेक कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टीपीआई का मतलब क्या है। तो टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच, थ्रेड पर इंच, ठीक है। टीपीआई का फुल फॉर्म, यानी कि थ्रेड क्या चेक कर सकता है, तो पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने थ्रेड है ये टीपीआई चेक कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भेजा गया था, विच एरर आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान के अंतर में कौन सा एरर आता है। तीसरा, तापमान के अंतर में, तापमान के अंतर में कौन सा डिफेक्ट आता है ये पूछा गया है। कौन सा डिफेक्ट, सॉरी कौन सा अंतर आता है। दिया विच एरर आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, तापमान के अंतर में कौन सा एरर आता है, त्रुटि आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, त्रुटि आती है। तो देखिए तापमान के अंतर में जो त्रुटि आएगी वो है रैंडम एरर आएगा, रैंडम एरर। यानी कि आपने सुना होगा कि अचानक आंधी का खबर आ जाता है, तूफान का खबर आ जाता है, तो वो क्या होता है, तापमान के अंतर के कारण होता है। तो रैंडम, या इसी को बोलते हैं एक्सीडेंट एरर, यानी कि अचानक जो एरर आ जाए, एक्सीडेंट एरर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए इसको। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं और अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ रहा हूं।
मैं बोल रहा हूँ अगर आप फिटर फुल थ्योरी कोर्स नहीं किए हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ाया हूँ, एक भी पैसे आप लोगों से नहीं लिया गया है। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप अपनी ईमानदारी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो एक बार आप लोग कोर्स को देखिए, आपको बिल्कुल फायदा होगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं पढ़ाया हूँ, जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, इन विच गियर टीथ आर कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ गियर। ठीक है, चौथा कौन से गियर में पूछा गया है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बस बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइए। इन विच गियर टीथ आर कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ गियर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? चौथे नंबर का। यानी कि गियर जिसमें पैरेलल, यानी कि गियर में जो पैरेलल टीथ कटा होता है, ये मान लीजिए कि गियर है और इस पे समांतर क्रम में गियर कटे हुए हैं, तो उस गियर को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका आंसर क्या होगा? अस्पर गियर। क्या होगा? अस्पर गियर। ये क्वेश्चन पूछा था। पांचवा आ जाइए, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, जो स्क्रू होता है, ठीक है, उसको किससे स्पेसिफाई किया जाता है? तो स्क्रू आप लोग देखे होंगे ना, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, और यहाँ पे दांते कटे हुए होते हैं। तो इसको स्पेसिफाई कैसे किया जाता है? स्पेसिफाइड बाय मेजर डायमीटर। इसकी जो मेजर डायमीटर होती है उसके द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं? स्पेसिफाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन बना था पांचवे के बाद, छठा नंबर दिया है, आयरन एंड कार्बन फॉर्म एंड एलॉय कॉल्ड। देखिए, आयरन और कार्बन, आयरन प्लस कार्बन मिलकर क्या कौन सा एलॉय बनाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। आयरन प्लस कार्बन मिलकर क्या बनाता है? तो ये स्टील बनाता है, तरह तरह के स्टील बनाएगा। कार्बन की मात्रा अलग अलग मिलाने पे हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील बनाता है। तो ये आयरन और कार्बन को मिलाने पे कौन सा एलॉय बनता है? तो स्टील बनता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 6 नंबर में। सातवां क्वेश्चन पूछा था, वाइस क्लैंप्स आर यूज्ड टू। वाइस की जो क्लैंप होता है, बेंच वाइस आपने सुना है, तो जो वाइस होता है क्या करता है? जाप को पकड़ता है। तो वाइस में जो क्लैंप होता है, जो पकड़ने के लिए बनाया जाता है, उसका प्रयोग क्या है? मतलब जो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे वाइस जो पकड़ने के लिए बनाया जाता है कुछ इस प्रकार, यहां से कुछ इस प्रकार रहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ फिगर खींच रहा हूं कुछ इस प्रकार, इसमें जॉब को पकड़ा जाता है। तो ये जो क्लैंप होते हैं पकड़ने के लिए, वाइस में बोल रहा है इसका प्रयोग क्या है, ठीक है, इसका क्यों यूज किया जाता है? तो इसका यूज प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस ऑफ जॉब, यानी कि जो हमने जॉब को फिनिश किया है, यानी कि जो अच्छा जॉब हमने बनाया है, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्लैंप का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? हाँ ठीक है, अब 8वें नंबर पे क्या पूछा गया है वो देखिए, दिया है, विच टूल इज यूज टू कट आउटसाइड एक्सटर्नल थ्रेड। कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, ठीक है, यानी कि आउटसाइड थ्रेड बनाने के लिए हम लोग किस टूल का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो डाई होता है ना, टैप एंड डाई आप सुने होंगे, तो जो डाई टूल्स होता है वो एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था, इन ड्रिल बीट हेलिक्स एंगल इंडिकेट। ड्रिल बीट में जो हेलिक्स एंगल होता है वो किसको डिनोट करता है, किसको दर्शाता है? तो ड्रिल बीट में हेलिक्स एंगल रैक एंगल को दर्शाता है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन आज की जो 7/4/2023 को एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ है, 7/4/2023। तो आप ये मान के चलिए, अभी आप लोग का तारापुर का एग्जाम बाकी है, काकरा पार का आएगा का, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उसकी फुल क्लास में आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और 4000 की पीडीएफ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बिल्कुल फुल डिटेल के साथ उसमें को दिया गया है। अगला देखिए, दिया है जो क्वेश्चन आया है, जो कैलकुलेशन वाला है मैं करवा दूंगा, यहाँ पे आप लोग को दिया है 500 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, यानी कि 500 माइक्रोन है, उसको मिलीमीटर में पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, मिलीमीटर में कितना होगा, देखिए दिया है
500 माइक्रोन इक्वल टू किसमें पूछा हुआ है, मिलीमीटर में पूछा हुआ है, मिलीमीटर, एमएम में पूछा हुआ है। तो हमें 5000 माइक्रोन को किस में बदलना है, मिलीमीटर में। तो हम यहाँ पे पता है हमें 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर में होता है, मीटर में। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 इंटू 1 मीटर में 100, तो 10⁻100 करिए या 10⁻2 कर दीजिए, ठीक है। अब ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदला हुआ है। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻6 गुणे 10⁻2। अब सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है, कितना, 10। तो एक पावर है यहाँ पे, सभी का पावर हम लोग जोड़ देंगे तो ये अब किस में आ गया है, मिलीमीटर में आ गया है। तो 10⁻6 प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है, जब आधार बराबर होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा 10⁻6 प्लस 3। अब क्या हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, किसमें, मिलीमीटर में। चलिए हम यहाँ 60 में कर लेते हैं। तो 1 माइक्रोन हमारा निकल कर क्या आया, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻3 एमएम आया हुआ है, एमएम में आया हुआ है। तो ऐसे ही 500 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 500 माइक्रोन बराबर 10⁻3 एमएम इंटू 500 होगा ना। अब इसको कर लीजिए 10⁻3 गुणे 5, और इसको क्या कर सकते हैं, 10⁻2 कर सकते हैं ना, 100, 5 गुणे 100 कर सकते हैं ना। अब ये 10⁻2 और 10⁻3 ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10⁻1, या इसको हम बोल सकते हैं 0.5 mm, ठीक है। यानी कि 500 माइक्रोन में कितना mm होगा, 0.5 mm, 0.5 mm होगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आया होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं, इसको कटा लीजिए तो 1/2 हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 10, 1/2 मतलब 0.5 mm, ठीक है। जो कैलकुलेशन है, जो एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। बाकी जो वन लाइनर है वो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी भी टाइमिंग सेव हो और हम लोग का भी टाइमिंग सेव हो, और आपको भी पता चल जाए क्या क्या एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो देखिए क्लास मैंने बिल्कुल अच्छे से कराया है, और क्लास से बाहर आपका कुछ भी नहीं आया। अगर आपने फिटर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ, आप भी जाकर देखिए एक बार, और खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरा पढ़ाने का तरीका होगा तो आप लोग पढ़िएगा, अगर आपको और अन्य टीचर से भी पढ़ने में पसंद हो तो आप उनसे पढ़िएगा, नोट बनाइएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ही क्लास से पूरा पढ़िए, ठीक है। जिससे भी आपको समझ में आए, जिस भी टीचर से पढ़िए, नौकरी से मतलब है एक आपको नौकरी मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टू प्रिवेंट टूल्स फ्रॉम रबिंग द वर्क टूल्स आर प्रोवाइडेड, यानी कि जो वर्क है उस पे रबिंग यानी कि रगड़ से बचाने के लिए कौन सा टूल्स प्रयोग किया जाता है, और वर्क टूल्स आर प्रोवाइडेड, और जो उसमें टूल्स प्रयोग किया जाता है उसका एंगल कितना होता है। तो उसका जो क्लियरेंस एंगल रखा जाता है 8 से 12 डिग्री रखा जाता है। एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, देखिए दिया है, टू प्रिवेंट टूल फ्रॉम रबिंग द वर्क, क्या, जो टूल्स हैं वो रब करता है किसको, जो वर्क पीस है, और हमारा टूल इसको रगड़ता है। उस रगड़ से बचाने के लिए, उस रगड़ से बचाने के लिए टूल्स को कितना एंगल प्रोवाइड किया जाता है, कौन सा एंगल, तो क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है कि हमारा टूल्स जो है वो वर्कपीस से क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है। टूल्स पे कितना प्रोवाइड किया जाता है कि टूल्स जो है वर्कपीस को रगड़े ना, तो ये 8 से 12 डिग्री प्रोवाइड किया जाता है क्लियरेंस एंगल। ये ऑप्शन सही था, एग्जाम में वही करके आना था। अगला क्वेश्चन आया था, द रिलीफ एंगल बिहाइंड कटिंग इज ऑफ ड्रिल इज आल्सो कॉल्ड। देखिए कटिंग के पीछे ड्रिल जो है उसकी कटिंग के पीछे रिलीफ एंगल जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। ड्रिल में उसमें जो रिलीफ एंगल दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो कटिंग में रिलीफ एंगल को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है, एक मिनट,
क्लियरेंस एंगल, उसको क्या बोलते हैं? क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। जो एंगल दिया जाता है क्लियरेंस एंगल उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये एंगल कितना दिया जाता है? 8 से 12, ये याद रखिएगा। अगला दिया है एंगुलर कांटेक्ट बियरिंग कैन टेक। एंगुलर कांटेक्ट बियरिंग कैन टेक, यानी कि बियरिंग में अगर एंगुलर यानी कि कोणीय कांटेक्ट होगा, बियरिंग में अगर कोण किसी कोण पे कांटेक्ट होगा तो क्या होगा? तो उसमें एक्सियल थ्रस्ट आएगा और रेडियल लोड आएगा, ठीक है। कोई बियरिंग है, बियरिंग में सीधा वो कांटेक्ट नहीं बना रहा है, संपर्क नहीं बना रहा है, किसी एंगल पे बियरिंग पे संपर्क बनाया हुआ है, तो उसमें क्या होगा? एक्सियल थ्रस्ट आएगा और रेडियल लोड बढ़ेगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन पूछा था हाउ द सरफेस फिनिश इज प्रेजेंट, ठीक है। सरफेस फिनिश को कैसे दर्शाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सरफेस फिनिश जो किया जाता है उसे कैसे दर्शाया जाता है? तो सरफेस फिनिश को हम लोग रफनेस से, रफनेस कैसा है और वो कितना प्लेन है उससे हम लोग दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ गेज इज। गेज का जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है? गेज का महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है? गेज, ठीक है, तो उसका महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है? तो वियर रेजिस्टेंट, यानी कि रेजिस्टेंट को वियर करे, यानी कि रेजिस्टेंट न होने दे, ठीक है, यानी कि उसमें घिसावट न होने दे। अगला क्वेश्चन पूछा है द टेपर रिमिंग इज यूज्ड फॉर। जो टेपर रिमिंग है उसका प्रयोग क्या है? तो टेपर रिमिंग का प्रयोग रिमिंग प्रॉपर होल, यानी कि जो टेपर रिमिंग है उसका प्रयोग रिमिंग करने के लिए, प्रॉपर होल बनाने के लिए हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है पैरेलल ब्लॉक आर यूज्ड फॉर। पैरेलल ब्लॉक जो है उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पैरेलल ब्लॉक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो उसका इस्तेमाल किया जाता है सेटिंग वर्कपीस हॉरिजॉन्टल, यानी कि वर्कपीस को हॉरिजॉन्टल सेट करने के लिए हम लोग पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था। अगला जो क्वेश्चन आया था बेबिट मेटल इज एन एलॉय ऑफ। देखिए बेबिट मेटल के बारे में पूछा था, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नया होगा, इससे क्वेश्चन आया था बेबिट मेटल। ये मेटल, ठीक है, बेबिट मेटल ये किसका बना होता है? ये पूछा था। बेबिट मेटल इज एन एलॉय ऑफ, किस कैसे मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो लीड, टीन, कॉपर, एंटीमनी। किसका है? लीड प्लस टीन प्लस कॉपर प्लस एंटीमनी, इन चारों के मिश्रण से जो एलॉय बनता है वही क्या है? बेबिट मेटल है, बेबिट मेटल है। ये एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर आए होंगे। बेबिट मेटल मिश्र धातु किन पदार्थों से बना है? तो लीड, टीन, कॉपर और एंटीमनी से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और यही सिलेक्शन आपका दिलाएगा। जो लोग इस क्वेश्चन को किए होंगे 1 नंबर एक्स्ट्रा रहेंगे, कट ऑफ में उनका अच्छा मार्क आएगा। अगला बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, यानी कि अब पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील का एलॉय, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, यानी कि कौन कौन से पदार्थ का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील? तो आप लोग लिखिएगा आयरन प्लस क्रोमियम, क्रोमियम प्लस निकिल, ये तीन को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? निकिल। आयरन, क्रोमियम, निकिल से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ये किसका मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील से क्वेश्चन आया था। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील, यानी कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा पूछा है, यानी कि कार्बन की परसेंटेज में मात्रा कितना होता है? तो याद रखिएगा हाई कार्बन स्टील में, हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.75 से लेकर 0.75 यानी कि 0.75% से लेकर कितना होता है? 1.5% तक होता है कार्बन की मात्रा। पूछा है हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो परसेंटेज में पूछा था, तो 0.75 से 1.5 mm तक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए सेंटर लेथ। सेंटर जो लेथ होता है, केंद्रीय लेथ जो होता है, उसका पार्ट क्या नहीं है। ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया था आर्बर। आर्बर जो होता है वो सेंटर लेथ का पार्ट नहीं होता, ये याद रखिएगा। यही ऑप्शन आया था, हुआ था, यानी कि लेथ मशीन से क्वेश्चन उठाया था। अगला है ए ड्रिफ्ट इज यूज फॉर। एक ड्रिफ्ट जो है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ड्रिफ्ट किस लिए प्रयोग किया जाता है? रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, यानी कि सॉरी ड्रिल मशीन में स्पिंडल से क्या करना? रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल को हटाना ही क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। मशीन स्पिंडल में से ड्रिल को हटाना ही क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मशीन के स्पिंडल से किसको हटाने के लिए? मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेटिव था लेकिन आपको करना है। दिया है व्हाट विल बी द लीड इन M8 into 1 ट्रिपल स्टार। देखिए लीड पूछ रहा है, दिया है M8 into 1 ट्रिपल स्टार में ट्रिपल स्टार दिया है। व्हाट विल बी द लीड, लीड पूछा हुआ है। लीड, तो लीड क्या होता है? तो लीड बराबर होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। नंबर ऑफ स्टार्ट। लीड ये पूछा था कि M8 into 1 ट्रिपल स्टार्ट है तो उसमें लीड कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन था, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन था। ठीक है, तो पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वन क्या है? यहाँ पे 1 mm पिच है इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है? 3 है, तो लीड कितना होगा? 3 mm का होगा। यानी कि ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में यदि कि हम एक चक्कर घुमाएंगे तो वो हमारा 3 mm दूर जाएगा, आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल आप लोगों को वो देखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ, वो आप लोगों को थोड़ा आसान रहेगा। देखिए दिया है ट्विस्ट ड्रिल, दिया हुआ है। ट्विस्ट ड्रिल की जो साइज वगैरह दिया हुआ है ये यहाँ पे दिया हुआ है 9.5 HIS 5101 HS। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल में ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें ये चीज पूछा होता है 9.5 क्या है? तो ये क्या है? ट्विस्ट ड्रिल का डायामीटर है, यानी कि 9.5 जो है ये क्या है? डायामीटर है। किसका? ट्विस्ट ड्रिल का डायामीटर है। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, ट्विस्ट ड्रिल में 9.5 क्या है इस नंबर में? तो ये क्या है? ट्विस्ट ड्रिल का डायामीटर है। और H क्या है? यहाँ पे H क्या है? ये टूल की टाइप है, टूल टाइप है। और यहाँ पे IS 5101 क्या है? तो इसको लिख लीजिए, ये क्या है? इंडियन IS नंबर है। IS नंबर मतलब इंडियन स्टैंडर्ड नंबर। अब HS क्या है? HS हाई स्पीड HS का मतलब हाई स्पीड। ये क्या है? मटेरियल है, मटेरियल पदार्थ है। ठीक है, तो ट्विस्ट ड्रिल में अगर अपकमिंग एग्जाम में ये नंबर आएगा तो याद रखिएगा। 9 क्या है? डायामीटर है। H क्या है? टूल टाइप है। IS 5101 क्या है? ये इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है। HS क्या है? मटेरियल है। वहां पे जिस मटेरियल का बना होगा वो देगा। चलिए इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव क्या होता है? जिस ड्राइव में हमारा स्लिप होने का चांस ना हो वही पॉजिटिव ड्राइव है। जैसे ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर था वो है चेन ड्राइव। जो देखे होंगे चेन स्लिप नहीं करता है, बाकी बेल्ट और पुली में स्लिप होता है। तो पॉजिटिव हमें ड्राइव कौन सा देगा? चेन ड्राइव देगा। अगला देखिए फॉर डिग्रीसिंग विच इज यूज।
देखिए फॉर डिग्रीसिंग विच इज यूज, डिग्रीसिंग करने के लिए, यानी कि आप लोग ग्रीस मिलाते हैं ना, तो ग्रीस को कम करने के लिए किस चीज का उपयोग करेंगे। ऑप्शन दिया था डिग्रीसिंग करने के लिए, कोई भी पदार्थ में डिग्रीसिंग करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, या यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था एसीटोन, एसीटोन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था स्प्रीट, चौथा ऑप्शन दिया हुआ था ऑल ऑफ दीज। तो जो डिग्रीसिंग करना होगा तो हम पेट्रोल का भी इस्तेमाल करेंगे, एसीटोन और स्प्रीट तीनों का इस्तेमाल करेंगे डिग्रीसिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया था द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, वर्क यानी कि वर्क अपन समय पूछ रहा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, पावर करते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। P इक्वल टू W/T होता है, यानी कि कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर यानी कि शक्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसको फार्मूला याद होगा वो कर लिया होगा। अगला दिया है द फंक्शन ऑफ वाशर इज, जो वाशर हम लोग लगाते हैं मशीन में उसका कार्य क्या है। तो क्या काम है, टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया, यानी कि बियरिंग एरिया यानी कि बियरिंग क्षेत्र प्रदान करने के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट द क्लैंपिंग प्रेशर ओवर ए लार्जर एरिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो क्लैंपिंग प्रेशर है, यानी कि जब हम उसको बांधते हैं नट बोल्ट से तो हम लोग वाशर लगा देते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है क्लैंपिंग को। जैसे मान लीजिए कि आपका नट बोल्ट छोटे एरिया में है और आपने थोड़ा वाशर लगा दिया तो वो एरिया जो क्लैंप करेंगे वो बढ़ जाता है। प्रिवेंट सरफेस डैमेज, और वो डैमेज होने से बचाता है सरफेस को, सतह को। ये क्वेश्चन पूछा था। अगला जो क्वेश्चन आया था क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन, क्विक रिटर्न जो मैकेनिज्म है वो किस मशीन में प्रोवाइड किया जाता है। तो वो शेपर मशीन है और स्लाटर मशीन है, इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायामीटर से आया हुआ है और ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो मैं इसको कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा आया हुआ है। अगर आप क्लास रेगुलर किसी का भी देखे होंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और मेरी अभी फिटर की क्लास चल रही है, अगर आप आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दिया है फॉर रिमिंग 12 मिलीमीटर होल, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। फॉर रिमिंग 12 मिलीमीटर होल, यानी कि 12 मिलीमीटर की छिद्र बनाने के लिए व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ ड्रिल, यानी कि ड्रिल की डायामीटर कितनी होनी चाहिए। फॉर ड्रिलिंग द होल बिफोर रिमिंग, यानी रिमिंग से पहले होल बनाने के लिए कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। ड्रिल की साइज यहाँ पे पूछा हुआ है, पहले मैं लिख ले रहा हूँ। रिमिंग 12 मिलीमीटर होल, कितना रिमिंग करना है, यहाँ पे मैं रिमिंग लिख दे रहा हूँ। दिया हुआ है रिमिंग कितना करना है, 12 मिलीमीटर कोई होल है उसको करना है। उसके बाद दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यही ड्रिल की साइज पूछा हुआ है, ड्रिल की साइज पूछा हुआ है यहाँ पे। ड्रिल की साइज कितनी होनी चाहिए रिमिंग करने से पहले। हमें रिमिंग कितना करना है, 12 मिलीमीटर का करना है, तो हमें ड्रिल कितना का करना होगा, ठीक है। तो ड्रिल साइज इक्वल टू होता है, ड्रिल साइज पूछा हुआ है, ड्रिल साइज इक्वल टू कितना होगा। तो आप लोग लिखिएगा फार्मूला, ड्रिल साइज इक्वल टू रिमिंग साइज, रिम साइज, रिमिंग साइज माइनस अपर साइज प्लस ओवर साइज, अपर साइज प्लस ओवर साइज। तो रिम साइज कितना दिया हुआ है, 12 mm दिया हुआ है, माइनस ओवर साइज और अपर साइज कितना रखते हैं। अपर साइज जो रखा जाता है वो 0.3 रखा जाता है और ओवर साइज कितना रखा जाता है, तो ओवर साइज 0.05 रखा जाता है, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 माइनस इसको कितना हो जाएगा, 3.35 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 11.65 mm ड्रिल की साइज करना होगा हमें। ड्रिल की साइज कितनी होगी, 11.65 होगा।
तब जाके हम रिबिंग 12 मिलीमीटर का बनाएंगे, उसमें ओवर साइज और अपर साइज छोड़ के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये भी कैलकुलेटिव है, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जो कैलकुलेटिव है वो कर दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को जुबान से। देखिए दिया है कन्वर्ट 12 मिलीमीटर इंटू इंच। ठीक है, 12 मिलीमीटर में कितने इंच होंगे, तो ये देखिए 12 मिलीमीटर में कितने इंच होंगे, तो 0.472 इंच होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हुआ था, हाउ मेनी इंच इन 1 मीटर, 1 मीटर में इंच पूछा हुआ था, कितना इंच होता है, तो लिखिएगा इंच पूछा था 39.37, 1 मिलीमीटर में कितना इंच पूछा हुआ था, तो 39.37 इंच होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। मैं आप लोग को, अगर आप मेरा वेल्डर क्लास देखोगे तो मैं आप लोग को बताया था इलेक्ट्रोड पे फ्लक्स की कोटिंग करते हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ दिया है। द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोड पे जो कोटिंग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थ्रेड एग्जिस्ट इन ऑक्सीजन सिलेंडर। देखिए अभी वेल्डिंग में ही ये क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो उसमें सिलेंडर बताया हुआ था। 2 तरह के सिलेंडर होते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एक एसिटिलीन सिलेंडर होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं उसमें आप लोगों को बताया था, ऑक्सीजन सिलेंडर में कलर कैसा होता है, तो ये काला कलर होता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है काला, रंग भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। और C2H2 का मैरून कलर होता है, मैरून, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैं बताया था ऑक्सीजन सिलेंडर पे कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो राइट हैंड थ्रेड कटा होता है, जबकि एसिटिलीन पे कौन सा, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा हुआ होता है। तो ये ऑक्सीजन वाला पूछ लिया था कि ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें वाल्व कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, द सम ऑफ एडेंडम एंड डिडेंडम इज कॉल्ड। देखिए एडेंडम प्लस डिडेंडम इज कॉल्ड, यानी कि एडेंडम प्लस डिडेंडम को मिलाकर क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं होल, होल डेप्थ। ठीक है, छिद्र की गहराई, एडेंडम प्लस डिडेंडम इज होल डेप्थ, होल ये वाला सॉरी, होल डेप्थ यानी कि पूर्ण गहराई होता है, संपूर्ण गहराई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ गियर इज डन बाय। ठीक है, गियर की जो स्पेसिफिकेशन होता है किससे नापा जाता है, तो गियर जो होता है उसका स्पेसिफिकेशन पिच सर्कल डायमीटर से लेते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीसीडी भी बोलते हैं। एग्जाम में ये पीसीडी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर। तो बोला है कि कोई गियर है उसका स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, तो पीसीडी से करते हैं, पिच सर्कल डायमीटर से करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है, तो 0.001 mm। ये ऑप्शन सही था, जो क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। वर्नियर का अल्पतमांक सभी को पता होता है 0.01 होता है, 0.001, 0.001 mm, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला दिया है, स्लिप वर्क इज रिलेटेड टू। स्लिप वर्क किससे रिलेटेड है, अभी मैं आप लोगों को चेन बताया था ना, चेन ड्राइव वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे स्लिप वर्क इज रिलेटेड, यानी कि स्लिप वर्क किसमें होगा, तो बेल्ट और पुली में, जैसा कि बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, स्लिप वर्क किससे संबंधित है, तो बेल्ट और पुली से। अगला क्वेश्चन, डाई इज मेड ऑफ। जो डाई होता है वो किसका बना होता है, टैप एंड डाई होता है ना, तो उसमें डाई क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए। अभी आया था एक्सटर्नल या आउटर थ्रेड बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, डाई। अब डाई पूछ दिया है कि डाई किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किससे बना होता है, हाई कार्बन स्टील से बना होता है। डाई का मटेरियल पूछा था, डाई किसका बना होता है,
बिल्कुल इजी है। अगला जो क्वेश्चन है वो था स्टेनलेस स्टील, तो मैं बता ही दिया हूँ स्टेनलेस स्टील क्रोमिया एंड निकेल से बना हुआ है। एक और लास्ट क्वेश्चन जो 50वां है, पूछा था आईएसओ का फुल फॉर्म, आईएसओ का फुल फॉर्म पूछा था। तो देखिए आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म पूछा था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप भी फिटर से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का, तो फिटर फुल थ्योरी के कोर्स बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप भी मेहनत करिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है जितना भी मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन की थ्योरी के माध्यम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग जरूर फुल कोर्स देखिएगा। चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, जैसे पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है। बहुत से कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया था कि सर एक बार क्लास चलाइए, तो आप एक बार जरूर जाकर देखिए और कमेंट में बताइए कि कैसा पढ़ाया हूँ। और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और फिटर से रिलेटेड तैयारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रह सकते हैं, और जॉब अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।